हाँ, तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि जो साउथ एशिया में कंट्री हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका पूरा नाम है। अगर पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो 1971 में बांग्लादेश बना था। पाकिस्तान 1947 में जब बना पाकिस्तान, 14th ऑफ अगस्त 1947 को, तो उस समय वो 2 पार्ट्स में था। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान, एक वेस्टर्न पाकिस्तान। तो वेस्टर्न पाकिस्तान जिसको आज भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको आजकल बांग्लादेश कहा जाता है, उसका निर्माण जो है वो 1971 में हुआ था। और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भारत ने मदद किया था, हेल्प किया था, उसके कारण से जो है बांग्लादेश बना था। तो दूसरा मसला है। तो बांग्लादेश बनने के बाद उस समय के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वो थे मुजीबुर रहमान जी। उसके बाद वहाँ पे जो प्रेसिडेंट आए, उनका नाम था ज़ियाउर रहमान। तो ज़ियाउर रहमान ने प्रयास किया, मतलब कोशिश किया कि हम जो साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, उनको मिला करके एक मतलब एक ऑर्गेनाइज़ेशन का निर्माण करें, जिसमें लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो बहुत सारे क्षेत्रों में, मुख्य रूप से कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल क्षेत्र में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, ऐसा उनका सोचना था ज़ियाउर रहमान जी का। तो 1977 से लेकर के 1980 तक उन्होंने लगातार प्रयास किए, और जितने भी साउथ एशियन नेशन हैं, उनके पास प्रपोज़ल्स को रखा कि हम मिल कर के एक ऑर्गेनाइज़ेशन का निर्माण करते हैं। तो 1980 में उन्होंने जो है 1980 में एक एक पेपर लिखा। तो 1980 में ज़ियाउर रहमान जी ने जो है एक कार्यलेख, यानी कि वर्किंग पेपर तैयार किया, और वो सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास भेजा कि आप इसको स्टडी करिए और करके उस पे अपना थॉट बताइए। तो 1980 से लेकर के 83 में कई बार बैठक हुआ, 84 में हुआ, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठकें हुई थी। तो लास्ट में जाकर के 8 दिसंबर 1985 को इसका सार्क का स्थापना हुआ था, माने एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उस समय इसका अस्थायी सचिवालय, यानी कि टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट, वो बनाया गया था ढाका में। लेकिन बाद में 1987 में मेरे ख्याल से जाकर के जो काठमांडू है, वहाँ पर इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना दिया गया था। और शुरुआत में इसमें 7 कंट्री थे, लेकिन 2007 में 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां वो बना था, मेंबरान बना था। और शुरुआत में भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वर नॉट, मतलब दोनों रुचि नहीं ले रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे टू एस्टेब्लिश दिस फोरम, बिकॉज़ वी आर नॉट इन, क्या कह लें, विश्वास विश्वास नहीं था एक दूसरे के अंदर में, भरोसा नहीं था। लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान दोनों माना आराम से, और उसको ज्वाइन किया। तो ये है इसका थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करें कि उसमें मतलब उसका उद्देश्य क्या था? तो जो चार्टर बनाया गया था 1985 में चार्टर, तो उस चार्टर में 11 मुद्दे, 11 इश्यूज़ उसमें रखे गए थे कि हम इन 11 क्षेत्रों में कोऑपरेशन करेंगे सभी देशों के साथ में। तो उसमें से एक है टेलीकम्युनिकेशन, एक है ट्रांसपोर्टेशन, एक है मार्केटिंग के क्षेत्र में हम कोऑपरेशन करेंगे, कल्चरल कोऑपरेशन, एजुकेशनल कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ऐसे करके 11 क्षेत्रों में हम सहयोग करने की बात किए थे। लेकिन अगर चैलेंज की बात करें, जैसे आपने भी 4-5 चैलेंजेस गिनवाए थे, तो सार्क जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे जो पहला कारण है कि जो सार्क का चार्टर है, उसमें ही लिखा गया है कि बायलैटरल जो इश्यूज़ होते हैं, वो सार्क के फोरम पे उठाए नहीं जा सकते हैं।
तो मेन चैलेंज यही है कि बायलैटरल इश्यूज़ को उठाए नहीं जा सकते। और अगर बात करें तो इंडिया का मसला जो है पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर इश्यूज़ देखे जाते हैं। और जो इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उनको तमिल्स कहा जाता है। तो तमिल्स कुछ मात्रा में श्रीलंका के जो नॉर्दर्न क्षेत्र हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ का एक संगठन है लिट्टे, LTTE लिट्टे। तो लिट्टे या वहाँ की सरकार जो है तमिलों के ऊपर मतलब वो परेशान करती है, उत्पीड़न करती है। तो ऐसे में भारत का श्रीलंका के साथ में भी मुद्दा बना रहा इतिहास में, हिस्ट्री में इस को लेकर के। और बांग्लादेश से तो कोई भारत का वैसे इशू है नहीं, बढ़िया है। एक लंबी सीमा रेखा, एक लंबी बॉर्डर लाइन भी हम साझा करते हैं, 4096 किलोमीटर लंबी साझा करते हैं। नेपाल हमारा एक बढ़िया मित्र, फ्रेंडली कंट्री है। भूटान भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बांग्लादेश भी है। श्रीलंका भी कमोबेश है, मालदीव्स भी है। लेकिन मालदीव में 2 प्रकार की सरकारें हैं, मतलब 2 पार्टियाँ हैं। तो एक पार्टी है जो प्रो चाइना रहती है, एक पार्टी है जो प्रो इंडिया रहती है। तो फ़िलहाल जो मालदीव में है वो प्रो चाइना शायद है, और वो इंडिया आउट कैंपेन भी चला रहे हैं मालदीव्स में। मतलब जान नहीं पा रहे हैं कि चाइना जो है कितना मतलब ज़हरीला देश है। वो धीरे-धीरे श्रीलंका को खा लिया, पाकिस्तान को भी जुटा ही हुआ है खाने में, और मालदीव्स को भी खाएगा। खैर, तो भारत के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान बार-बार उठाता रहा कि कश्मीर का जो इश्यू है उसको भी उठाता रहा सार्क के फोरम पर। लेकिन चूँकि चार्टर में ही कहा गया है कि हम बायलैटरल इश्यूज़ को नहीं उठा सकते हैं, तो इसीलिए ना पाकिस्तान मतलब खुश है नहीं इस बात से कि उसके उसकी बात को सुना नहीं जाता है या उठाया नहीं जा सकता है, क्योंकि चार्टर में ही ऐसा बात कहा गया है। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये कि पाकिस्तान का जो विचार है, थॉट है, वो ये कि इसका थोड़ा-सा फैलाव किए जाए, यानी एक्सपेंशन ऑफ सार्क किए जाएँ, जिसके तहत जो चाइना है उसको भी इसमें जोड़ा जाए। तो चाइना को सार्क में नहीं जोड़ने के पीछे जो लॉजिक है, पहला तो ये कि वो साउथ इंडिया मतलब साउथ एशिया में नहीं आता है, तो उसको जोड़ना लाज़मी है नहीं। दूसरा, शायद भारत को इस बात की चिंता हो सकती है कि पाकिस्तान, चाइना एक साथ आ जाएँगे तो भारत का जो शक्ति है, ताकत है, उसमें कमी ना आ जाए। शायद, मतलब ये मेरा विचार है, ऐसा शायद हो सकता है। इसलिए भारत नहीं चाहे कि चाइना को इसमें शामिल किया जाए। तीसरा ये भी कि हमारे जो जो क्षेत्र जो संगठन बनाए जाते हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशन बनाए जाते हैं, उसके पीछे मेन उद्देश्य होता है कि हम जो हैं एक-दूसरे के जो इश्यूज़ हैं, उसको समझ सकें। जो कल्चरल वाइज़, इकोनॉमिक वाइज़ या ज्योग्राफिकल वाइज़ एक जैसे जो क्षेत्र होते हैं, उनको मिला कर के रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस बनाए जाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ पे करीब 38-39 कंट्रीज़ हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। अ, शायद 28 कंट्रीज़ हैं। तो उन सब का ज्योग्राफिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक लगभग जो है सिमिलैरिटी देखी जाती है, इकोनॉमिकल भी। तो वो संगठन सही है। ऐसे भारत में मतलब साउथ एशिया का जो कल्चर है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे, पाकिस्तान, इंडिया, इसका कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लगभग एक जैसा है। तो ऐसे में चाइना को इसमें शामिल करना बेतुकी बात कही जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान का सपना कि चाइना को इसमें शामिल किया जाए, वो लॉजिकल नहीं दिखाई पड़ता है। और जो चैलेंज की हम बात करें, मैं यहाँ पे नोट्स रखा हुआ हूँ। अ, हाँ, जैसे चार्टर में एक बात ये भी कहा गया था कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं, उसमें भी कोऑपरेशन करेंगे। तो इसमें भी हम कोऑपरेशन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। आपने एक मुद्दा ये भी उठाया था कि हम ट्रेड कर सकते हैं, फ्री ट्रेड जैसे यूरोपियन यूनियन करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं विदाउट पेइंग टैक्स ऑन बॉर्डर्स। तो ऐसा जो 12वीं 12th सार्क समिट हुआ था, शायद 2000
2004 में हुआ था, इस्लामाबाद में ही हुआ था। तो उस समिट में एक प्रपोज़ल रखा गया था साफ्टा, साउथ एशियन एग्रीमेंट ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे करके। तो वो भी हो नहीं पाया, पता नहीं क्या उसमें मसले रह गए इसमें। मैं पढ़ लूँ अगर आप सुनना चाहें तो। सार्क की जो 12th समिट हुआ था इस्लामाबाद 2004 में, तो उसमें सार्क कंट्रीज़ के जो सिग्नेटरी कंट्री हैं, एक एक समझौते के रूप में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अस्तित्व में आया था ये, माने साफ्टा 2004 में लाया गया था। और 2006 से इम्प्लीमेंट प्रभावी यह अनुबंध माने जो प्रपोज़ल है पेपर, एक तरह से इन देशों के बीच मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का एक ज़रिया है। 2006 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 2004 में आया था, 2006 में साफ्टा इम्प्लीमेंट हो गया था। साउथ एशिया में ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स हैं उसको दूर करने के लिए सार्क कंट्रीज़ के बीच अधिक उदार माने लिबरल ट्रेड सिस्टम कायम करने के लिए एग्रीमेंट को अपनाया गया था। माने कि वही टैक्स वगैरह हटा दें, आराम से ट्रेड करें, इसको अपनाया गया था। और सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता साप्टा, एक साप्टा भी आया था, SAPTA, तो उसकी जगह साफ्टा लाया गया था 2006 से, प्रभावी हो गया था। लेकिन फ़िलहाल ये मतलब प्रभावी नहीं है। पूरा इंडिया का पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बिल्कुल थम गया है। और उपाय अगर हम बात करें कि क्या हम कर सकते हैं, तो पहले यही कि जो हमारे इश्यू हैं उसको एक समझौता हुआ था शिमला एग्रीमेंट 1971 मेरे ख़्याल से है। तो शिमला एग्रीमेंट में भी पाकिस्तान, इंडिया दोनों ने लिखा है पेपर में कि हम जो है बायलैटरल इश्यूज़ को इंटरनेशनल फोरम पर नहीं उठाएँगे और दूसरा ये भी कि कोई मीडिएटर को हम नहीं लाएँगे। जैसे 2018 में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे थे कि हम पाकिस्तान, भारत के बीच में मीडिएशन करना चाहते हैं। मीडिएटर के रूप में काम करना चाहते हैं, मसले को सुलझाना चाहते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट का ये उल्लंघन होता, क्या कह सकते एबॉलिशन होता है एक प्रकार से। अ, तो ऐसा हम नहीं कर सकते और सार्क में भी हम ऐसे मुद्दों को नहीं उठा सकते। हालाँकि पाकिस्तान बार-बार मुद्दों को उठाता रहता है। अ, तो मेरे ख़्याल से हाँ, एक एक लाइन और कह लूँ बस? हुँ। पाकिस्तान को पाकिस्तान को ये चाहिए पाकिस्तान को ये चाहिए और मतलब इंडिया भी प्रयास ट्राई करता ही रहता है। जैसे इमरान खान जी जब थे वहाँ पे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एक पेपर लिखे उनको, मतलब लेटर लिखे थे। तो लेटर के जवाब में उन्होंने कश्मीर की बात को रख दिया। तो अगर आपसी मसले को सुलझाना है, प्रेम के साथ में रहना है, तो ट्रेड, इकॉनमी अ, उसको खोलना पड़ेगा और इससे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को होगा। और पाकिस्तान भी मैं पिछले 15 दिनों से पाकिस्तान का जो न्यूज़, एक रियल एंटरटेनमेंट टीवी करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उसको मैं सुनता हूँ। उसमें वो बताते हैं कि 98% डिफ़ॉल्ट हो गया है पाकिस्तान कंट्री। और जो ये जो क्या है संगठन जिसमें ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट होता है, बनाया जाता है। हाँ, FATF। तो उसके भी शायद ग्रे लिस्ट में है कि ब्लैक लिस्ट में है। तो IMF से लोन, अच्छा निकल गए हैं। तो लोन वगैरह बहुत सारा है। हमने ये भी पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन रिज़र्व है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, वो मुश्किल से 6-8, हाँ, 6.12 बिलियन डॉलर हैं और इंडिया का देखें तो 600 बिलियन डॉलर है। मतलब कितना 100 गुना का अंतर है, 100 टाइम्स। अच्छा, 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 पौने 6। तो और मैं सुनता हूँ वहाँ के लोग भी कहते हैं, बस एक लाइन और, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि मतलब जो वहाँ की आम आवाम है, उसका मानना है कि ट्रेड वगैरह खुले, लोग मतलब कितना परेशान है। वहाँ पे बाढ़ भी आया था तो 3 करोड़ 30 लाख लोग इम्पैक्ट हो गए थे उससे।
और करीब 1,500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो पाकिस्तान के वो सारे प्रोविंस जहाँ पे बाढ़ आए थे, तो बहुत साल पीछे पीछे जा चुके हैं। तो ऐसे में उनकी भलाई के लिए वहाँ की सरकार को चाहिए कि ट्रेड को ओपन करें। जो समस्याएँ हैं, जो मतलब अविश्वास है, नॉन कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स इंडिया, उसको रिज़ॉल्व करें, ताकि जो आम जनता है, आम आवाम है, उसको अच्छी लाइफ़ मिल सके। चाहूँगा आप जो है बड़ी बात कर दिए। नहीं, नहीं, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा आपको। नहीं, 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 ये ये जो आपने लास्ट में बात कही है, आप इकोनॉमी पे जाइएगा। अभी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तालिबान की बात कर रहे थे, मैं सारा सुना है। आगे इकोनॉमी की बात करेंगे, उसको भी मैं सुनूँगा। लेकिन अभी जो आपने आइडियोलॉजिकली बात की है कि पाकिस्तान में जो हिंदू को मतलब परेशान किया जाता है, हिंदुस्तान में माने कि इंडिया में, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान वर्ड लिखा नहीं हुआ है। उसमें इंडिया और भारत 2 शब्द लिखा हुआ है। तो हिंदुस्तान कहना वैसे कह लीजिए, लेकिन इंडिया है हमारा देश, इंडिया है, भारत है। हिंदुस्तान में आता है कि हिंदू का स्थान, कि द प्लेस ऑफ हिंदूज़। So this is not the place, only place of Hindus. This is the place of Muslims as well, and we both are in a good uh, rabata, है ना? Good contact, mutual understandings are good. अब मैं थोड़ा कंपेयर कर लूँ भारत के जो रिलीजियस फ्रीडम है और पाकिस्तान का जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका, क्योंकि शायद आपको इल्म तो होगा ही, खैर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ का। भारत में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 1950, और पाकिस्तानी वाला हुआ था 1956 या 57 में, आई थिंक। 73। देखिए, हाँ, पीछे जा तो इन जब जब इंडिया कंट्री जो है आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी जो आबादी थी वो लगभग लगभग 40 करोड़ के आसपास थे, 40 करोड़। और उस समय जो मुस्लिम की आबादी थी वो कम थी, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है मुस्लिम, वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जा चुका था, है ना? हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मतलब जो आंकड़े बताते हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं वो ये कि अ, आज़ादी के टाइम पर जो है पाकिस्तान में लगभग अच्छे खासे सिख या हिंदूज़ ये लोग रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में 1% हिंदूज़ हैं वहाँ पर। और जो कि सिंध में रहते हैं कुछ-कुछ, इस्लामाबाद में 3,000 लोग रहते हैं। कराची में कुछ घर परिवार हैं, और सिंध में हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो उनकी स्थिति वहाँ पे क्या है, उनके जो टेम्पल्स हैं, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, कि हिंदू के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, उनके जो फ्रीडम राइट्स हैं, मतलब रिलीजियस जो फ्रीडम है, तो वो वहाँ पे बहुत ही कम हैं। फ़ोर्स्ड जो कन्वर्ज़न होता है, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुनाई पड़ता है। अम, है ना? और भारत में अगर बात करें मुस्लिमों की, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, वो बड़ा ही है। अ, यहाँ पे जो मस्जिद हैं, उनकी संख्या जो है पाकिस्तान से थोड़ा बहुत ही कम होगा, मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा मस्जिद हैं, लेकिन यहाँ भी कम नहीं है। आबादी की बात करें तो पाकिस्तान में 22 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। इंडिया में भी 20-25 करोड़, 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। तो भारत में जो है, और हमारे जो प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी मुस्लिम हैं। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुए थे, डॉक्टर क्या नाम था? ज़ाकिर हुसैन एक बार हुए थे, प्रेसिडेंट हुए थे। और एक बार हामिद अंसारी हुए थे। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बड़े-बड़े मिनिस्टर, तो ये सारे मुस्लिम हैं। और भारत में मुस्लिमों का जो पॉलिटिकल ताकत है, वो भी अच्छा है।
फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सारा अली खान, बहुत सारे खान लोग काम कर रहे हैं, है ना? और पाकिस्तान में देखिए तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा काम कर लिए हों, कोई हिंदू ऐसा हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो। तो यहाँ पे अभी आपने सुना होगा इंडिया में एक पहली भारत की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनी है एक, वहाँ पे ऐसा नहीं सुनाई पड़ता है ना? और 3, 4, 5 मतलब कुछ महीनों पहले मैं सुना कि वहाँ पे पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी। सोचिए आज़ादी के कितने साल के बाद में पहली डीएसपी बनी है डीएसपी। डीएसपी कौन-सा रैंक होता है? लेकिन डीएसपी बनी पहली बार हिंदू लड़की। और यहाँ पे सैकड़ों मुस्लिम लड़कियाँ आपको आईएएस में, पीसीएस में इन सब में मिल जाएँगी, आपको डीएसपी रैंक के स्तर पे मिल जाएँगी।